अपना पंच के शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अखंड हाजिर हूं विंध्य के महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आज का विषय है गरीबी से जूझता विंध्य। हम अपने इस कार्यक्रम में विंध्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आते हैं और यह मुद्दा विंध्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि विंध्य का नाम हमारे सामने आता है तो सबसे पहले यहाँ की प्राकृतिक संपदा, खनिज संसाधन हमारे मनोमस्तिष्क में छा जाते हैं। इतना संपन्न होने के बाद भी गरीबी से क्यों जूझ रहा है विंध्य? इन सभी सवालों के जवाब हम खोजेंगे अपने इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। हम स्वागत करते हैं अपने विशेषज्ञ अब्दुल कलीम खान जी का। आप रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं। आप लगभग 15 वर्षों से आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं एनके त्रिपाठी जी। आप अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप मूलतः शहडोल में कार्यरत हैं और विंध्य के मामलों की जानकारी रखते हैं। दोनों विशेषज्ञ का स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें, हम आइए देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर इस गरीबी के मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। वह कौन सा हिस्सा है जो मध्य प्रदेश को पूरे देश में बीमारू बनाता है? इस नक्शे को ध्यान से देखिए। जहां रंग लाल है, हर दूसरा आदमी गरीब है। देश को मिलने वाले कोयले का 14% विंध्य क्षेत्र से जाता है। बिजली घर चलते हैं, घरों, दफ्तरों और कारखानों में रोशनी होती है, मशीनें चलती हैं। इसके बाद भी विंध्य के हाल बेहाल हैं। लाइमस्टोन यानी चूना भी यहाँ प्रचुर मात्रा में है। शहडोल, अनूपपुर, बांधवगढ़, सीधी घने जंगलों से होने वाली मोटी आमदनी है सरकार के लिए। कभी सोचा है आप गरीब क्यों हैं? विंध्य के लोग गरीब क्यों हैं? मध्य प्रदेश का हर 5वां गरीब विंध्य से है। आइए इसे आंकड़ों के आईने में देखते हैं तो सच बेहतर समझ में आता है, तस्वीर ज़्यादा साफ होती है। इस दशक की जनगणना हुई ही नहीं जिससे सच को ज़्यादा साफ देखा जा सकता था। विंध्य क्षेत्र की अनुमानित आबादी 1,15,00,000 है। सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की, आंकड़े बताने में बहुत पारदर्शी नहीं है, खास तौर पर जब सच उन्हें शर्मिंदा करने वाला हो। पूरे भारत में आप कहाँ हैं? 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के 21.9% लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मध्य प्रदेश में आप कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के 20.63% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। क्या विंध्य क्षेत्र के लोग बाकी क्षेत्रों की जनता से कमतर हैं? काबिलियत में, मेहनत में, प्रतिभा में, महत्वाकांक्षा में? सिंगरौली जिले में 51.92% लोग गरीब हैं। सतना में 34.12% और सीधी में 52.68%। रीवा की बात करें तो यहाँ 37.04% लोग गरीब हैं। अनूपपुर में 41.70, शहडोल में 43.50, उमरिया में 45.60। विंध्य का कुल प्रतिशत है 44%। वहीं नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो पूरे देश का औसत आंकड़ा साल 2019-21 में 14.96% है और प्रदेश का 20.63%। सोचने वाली बात है कि जो जमीन पूरे देश को कोयला देती, उस जगह के लोगों की ये स्थिति है। यह विरोधाभास अपने आप में विंध्य के साथ हो रहे भेदभाव का जीता जागता गवाह है। मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों की हालत इससे बेहतर है। मालवा में NSSO के 2011 के आंकड़ों के हिसाब से गरीबी दर 32% है और महाकौशल के 6 जिलों को मिलाकर गरीबी का प्रतिशत 36% के करीब है। आंकड़े पुराने हों या नए या फिर अनुमानित, सच तो यही है कि विंध्य ना सरकार की प्राथमिकता में कहीं है और ना ही इनके नुमाइंदों की। गरीबी से परेशान बुड़ई बंसल और अर्चना बंसल से बात करने पर उन्होंने ये बताया। अब मनई हो गई है, कबाड़ी कबाड़ा बिना था तो हम मिलत कितना है, जौन मिलता रहा तो सरकार अब गाड़ी कचड़ा वाली निकाल दी, अब हम सब ले लेते हैं तो मनई 150 पौता है तो एक टाइम का खर्चा होता ही है। तो एक टाइम बच्चन का मनई खवा देते है, एक टाइम का खवावे। न मेरे पास घर होता तो क्या मैं रोड में पड़े होते, खाने को मेरे पास होता तो क्या रोड में पड़े होते। मेरे पास रहने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है,
उसके बाद ना मड़ई बना के रह रहे हैं रोड में। हमने इस सिलसिले में विकास सिंह चंदेल, जो कई सालों से विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर ज़मीनी स्तर में कार्य कर रहे हैं, उनसे बात की। उनसे बात करने पर ये सामने आया। यहाँ की खनिज संपदा बाहर की कंपनियां आकर के लेके जा रही हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वह केवल बतौर लेबर, बतौर मजदूर ही काम कर पा रहे हैं। ऐसे समय में शासन को ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है कि क्या इन जंगलों से माइनर फॉरेस्ट बनाया जा सकता है, क्या इसके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, क्या इनसे बने हुए प्रोडक्ट को हम नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, क्या हमारे यहाँ के कोदो कुटकी जैसे प्रसंस्करण यूनिट लगा करके इसकी अच्छी से मार्केटिंग की जा सकती है। हमारे यहाँ प्रदेश का नंबर 1 टमाटर होता है, माटी मोल यहाँ से जाता है, 4 रुपए 3 रुपए किलो निकल रहा है, तो किसान कैसे तरक्की करेगा। क्या होती है गरीबी? सरकारी परिभाषा के मुताबिक गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल है रोटी, कपड़ा और मकान। चरम गरीबी अंत में मृत्यु की ओर ले जाती है। मुद्दे पर रीवा जिले के अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से बात करने पर उन्होंने ये कहा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसे कुछ क्षेत्र विशेषों में जहाँ पर कि हम लोग पढ़ते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे उद्योग धंधे या दूसरी चीज़ें नहीं पहुँच पाती, तो कभी कभी ऐसी समस्याएं होती हैं कि दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले वहाँ कुछ समस्याएं होती हैं। भारत में गरीब होने का मापदंड उन अफ्रीकी देशों के मुकाबले भी कमज़ोर है, जहाँ हमेशा अकाल और कुपोषण ज़्यादा होता है। अगर आप विंध्य के सच्चे नागरिक हैं तो जाहिर है इस बात पर न सिर्फ गौर करेंगे बल्कि अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल भी करेंगे। आखिर कौन है जो आपके बच्चों का हक आपसे छीन रहा है? पिछले 20 साल में ऐसा कैसे है कि न ढंग के स्कूल खुले, ना ही कोई ढंग का उद्योग खोला गया? वे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं जो विंध्य को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? आपको सोचना पड़ेगा, विंध्य का हक अभी मांगें या फिर चुनें। गरीबी, बेरोजगारी और मुश्किलें। सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी। सबसे पहले AK खान जी के पास हम आएंगे। आपने सामाजिक क्षेत्र में बहुत लंबा कार्य किया है और बड़ा लंबा अनुभव है आपका। तो विंध्य में जो गरीबी है, जो गरीबी से विंध्य जूझ रहा है, उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, आजकल जो गरीबी का जो परिभाषा है वो ये है कि एक व्यक्ति को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी होती है उतनी पूरी ना हो, न रोटी का इंतजाम हो, न कपड़े का इंतजाम हो, न घर का इंतजाम हो, ऐसे लोग गरीब कहलाते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम गरीब को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके लिए प्लान करके उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। इसी वजह से क्या है, गरीब ही रह जाता है। आपने देखा होगा, मैं अगर रीवा की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक गंदे नाली में लोग रहते हैं, पिछले 15-20 साल से रहते हैं और इतने सरकार के बड़े बड़े वादे के बाद भी 100 लोगों को इस्टेब्लिश नहीं कर सके। उनको रोजगार में नहीं एब्जॉर्व कर सके, उनको लेबर के काम में एब्जॉर्व नहीं कर सकते, साफ सफाई में एग्जाम नहीं कर सकते। तो सही माने में वजह यह है कि जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, उसको उसी हाल में छोड़े है। और चूंकि गरीब है, उसको खाने पीने का इंतजाम नहीं होता तो वो नशे की लत उस पर लग जाती है। परेशानी हर आदमी चाहता है कि उसके छोटे बच्चों के लिए अगर वो भोजन इकट्ठा नहीं कर सकता है, उसको 2 टाइम का भोजन नहीं खिला सकता, तो आदमी को कितनी तकलीफ होती है, देखने वाले को कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाज लगा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा सोचना ये है कि जिस हिसाब से इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, ऐसा प्रयास कभी भी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो क्या 1000, 2000, 5000 लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते हम? क्या उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते? आप राशन फ्री दे रहे हैं, क्या नाम से गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, आप उनको पुस्तक कॉपी सब दे रहे हैं और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। तो जो सबसे बड़ी वजह है वो उसको गरीब ही रहेगा। आप खाना दे दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
उसको कहीं न कहीं आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। आज वो अकेला है, कल उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, एक परिवार में आज 2 लोग हैं, 4 होंगे, 6 हो तो उनका परिवार बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से जो स्कीम होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि अगर प्लान्ड एफर्ट किया जाए, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। कहीं न कहीं प्लानिंग में कुछ कमी है, प्लानिंग में जी। अगर कमी नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन में कमी है और नहीं तो मॉनिटरिंग में कमी है। कोई भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए नाइसली प्लान्ड होना चाहिए, उसमें इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग अब इम्पोर्टेंट है। अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि ये रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं और ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, सिर्फ इच्छा शक्ति जी, की बात जी। है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की बात है और उसमें और आप देखिए, मैं आपको बहुत छोटा-सा उदाहरण उसी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास का देता हूँ। आपको जानकर ये बिल्कुल आश्चर्य होगा जी। कि वहाँ करीब 50-60 बच्चे जो हैं, जो कुछ भी पढ़ते लिखते नहीं थे, गुटखा खाते थे, पान कमाते थे और केरल से ये ब्रह्मा कुमारी के लोगों ने उन 50-60 बच्चों के लिए एक स्कूल का इंतजाम किया और अगर कभी मौका पड़े तो आप आइए, हम उनको दिखाते हैं कि वो बच्चे आप किसी भी अच्छे स्कूल से आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वो बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जिसके साथ भारत सरकार ने अभी प्रथा मुक्ति जी। के लिए एमओयू साइन किया पूरे इंडिया के लिए और क्या नाम से कल्पतरु योजना में जी। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि रीवा का नाम पूरे विश्व में आया है, 5 लाख पौधे लगाए हैं और ये फर्जी आंकड़े नहीं है। मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और ये सब मैं खुद करता हूँ, नशा वाले में भी बहुत अच्छा काम करता हूँ। तो अगर ब्रह्मा कुमारी किसी को जी। आपको रिजल्ट दिखा सकता है, जिसकी वजह से अभी 1-2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने उनको नशा मुक्ति से एमओयू साइन किया और उनको पूरा यकीन है कि ये लोग जरूर कर लेंगे। तो दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी से काम करने वाले संस्था ही बदलाव ला सकते हैं और ऐसा हो रहा है। जी। ये जो बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल टेस्टेड बात है। अब उनको एक दफा प्रयास हुआ कि वहां से इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल से हटा के कहीं किया जाए, बस प्रयास हुआ लेकिन हुआ नहीं। जितने लोग थे वही गंदी नाली में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी, आपने काफ़ी बातें यहाँ पर जोड़ी हैं और महत्वपूर्ण है, निश्चित ही महत्वपूर्ण है कि ईमानदारी से यदि प्रयास हो और सही योजना बने तो अच्छे परिणाम आ सकते थे। लेकिन ये परिणाम यदि नहीं आए तो यहाँ पे कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम चलेंगे एनके जी के पास, एनके त्रिपाठी जी के पास। एनके त्रिपाठी जी, जी नमस्कार, बोलें। नमस्कार। ये आपने रिपोर्ट देखी, क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर? देखिए, रिपोर्ट की जहाँ तक बात है, ठीक है, आंकड़े हैं जी। और ये इनके क्या आधार हो सकते हैं, कितना ये ऑथेंटिक हैं। जी। लेकिन देखिए, अगर सृष्टि है तो शब्द हैं तो उनके आशय भी निकलेंगे, है ना? गरीब हैं तो जी। अमीर हैं तो गरीब भी हैं। सवाल अगर गरीबी का है जी। तो हम एक चीज़ ये जी। देख रहे हैं कि हमको जो जो सस्टेनेबिलिटी की बात है, सात्यता की बात या कंटिन्यूइटी की जो बात है, तो हम ये जो पा रहे हैं कि हमको जी। विकास की सात्यता जो चाहिए थी, कि हमारा जी। देश जो है विकास के पर्याय में और विकसित देशों में सम्मिलित हो जाए, तो कहीं न कहीं ये जो गरीबी शब्द जी। है ना? इसको ये पीछे करता है। क्षेत्र चाहे जी। आप रीवा का पकड़ लें, रीवा में उन्होंने जो बोला, खान साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात है, उनकी भी बात मैंने, लेकिन मैं एक चीज़ गौर किया उनकी बातों में, मैंने ये देखिए वो आ गई वो बात वहाँ पे कि ब्रह्म कुमारी आश्रम ने शिक्षा की एक व्यवस्था कर दी। तो जी। ज़रूरी अगर हम थोड़ा-सा अगर देखें, इतिहास का विषय है, इतिहास हमें प्रेरणा देता है। जी। अगर जी। वर्तमान को सुचारू रूप से चलाने के लिए और भविष्य को सुदृढ़ और एक अच्छा भविष्य का रूप प्रदान करने के लिए हमको इतिहास से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, शिक्षा जी। व्यवस्था जितनी ज़्यादा मजबूत होगी और जितना ज़्यादा प्रायोगिक और प्रैक्टिकल होगी समाज में, उतना ही ज़्यादा जी। हम उसका जी। नया रूप किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं। केवल गरीबी नहीं, केवल रोजगार नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ कि आज जो बातें हो रही हैं वैश्विक स्तर पे, वो जीडीपी की बात नहीं हो रही। आज सकल घरेलू जी। उत्पाद की बात नहीं हो रही कि हमारा ये तो है, ये विषय है कि हमारा जीडीपी अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज नेशनल हैप्पीडेक्स इंडेक्स जी। की बात हो रही है।
सकल जो इसको कहा जी खुशहाली का जो सूचकांक है वो कितना है। हम गरीबी जी मुक्त तब कहलाएंगे जब हम 8 घंटे चैन से सो सकेंगे। आपको मैं बता दूं, ये जो नशा है ना, आदमी को सोने नहीं देता। आपको जी बता दें कि ये एक मनोवैज्ञानिक ढांचा तैयार कर दिया गया है कि हमारी शिक्षा जो है वह आपको गरीबी से मुक्त कर देगी, आपको नौकरी दिला देगी, लेकिन हम उसका इम्प्लीमेंटेशन उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो शिक्षा है वो ट्रेडिशनल शिक्षा से बाहर की शिक्षा आज जी आज की आवश्यकता बन रही है। आज हमको सबसे बड़ी जी चीज है, योजनाएं तो मिल रही हैं, योजनाओं का लाभ हमको जिस जी हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से हम उसको उस ढंग से ले नहीं पा रहे हैं। अब कोई नशेड़ी आदमी है, अगर वो गरीब हो गया और जी उसको हमने अगर 1,000 रुपए 2,000 रुपए योजना में नगद दे दिए, 3 लाख रुपए उसके आवास के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए हम उसको कैश देते गए, तो उस कैश का जी 70% हिस्सा एक नशेड़ी आदमी किसमें बर्बाद कर देगा? नशे में। अब वो जब नशे में बर्बाद कर दिया तो जी कहां से विकास कहलाया, कहां से उसकी गरीबी दूर हुई? सवाल यहाँ पे ये है कि बचत की भावना को उत्पन्न करें पुनः। अगर जी पैसा जितना बाजार में चलेगा उतना ही विकास होगा, तो इस रूप को भी समझना चाहिए कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो सामाजिक भ्रष्टाचार है, सामाजिक जो नशे की स्थिति है, उसको दूर किया जाए। जी अब आप जी अब आप इसमें ले लें, अगर समय का उपयोग करने वाली बात आ रही है, हम लोग क्या करते हैं? जी मैक्सिमम मैक्सिमम देखिए, हम ज्यादातर समय आपसी चर्चाओं में घर घर में देखिए वो हो जाता, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। हम दूरदर्शी हैं, लेकिन इस जी बात पे ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं कि हमको करना क्या है। अगर हम किसी निष्कर्ष पे आए उसको, तो हमको परिणाम रूप में उसको लेके जाना है, उसको प्रयोग में लेके जाना है। जी हमारी सांस्कृतिक विविधता जो है वो बड़ा लोचदार होनी चाहिए। जी हमारी भाषाएं जी इस सब चीजों में सहयोग प्रदान कर सकती है। मनोवैज्ञानिक रूप से जी हमको इतना ज्यादा कंसल्ट होना चाहिए कि हमें उपभोग से उपभोक्तावाद तक, विकास से उपभोक्तावाद की वृद्धि होनी चाहिए। हमारा कोयला, हमारा पेट्रोलियम, जी हमारा प्राकृतिक गैस, अगर इन सब चीजों को वास्तविक रूप से सही अनुपात के माध्यम से जनता के बीच में लाया जाएगा, तो निश्चित ही शिक्षा, जी रोजगार और गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है, सृजन किया जा सकता है नए नए रोजगारों का। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम जितना ज्यादा खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हमारे पास एक बड़ी चुनौती भी आ रही है कि तापमान की वृद्धि भी हो रही है, उसी जी से फसलों में उर्वरक जी डाला जा रहा है। तो हमको तो सब देख के चलना है ना। 193 देशों की मीटिंग हुई है, 2030 तक उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। 17 लक्ष्य हमारे पास हैं। 17 लक्ष्य में समुद्र की गर्मी बढ़ जाने के कारण जी समुद्र तल के ऊपर आ रहा है। तो ये केवल किसी एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। अगर हम इसको नागरिक विशेष से भी लेके चलें, तो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर जी पर इस बात के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं। हमारा तो जी सीधा कहना है कि मुफ्त की जो जितनी भी चीजें होती हैं, ये आप मान के चलिए जी कि यदि वो मेहनत से ना अर्जित की जाए, तो आपके जीवन से बहुत ही जी कीमती चीजें ले जाएगी। क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप अगर कुछ ना जी कुछ किसी को दोगे, तो उसके जगह में बहुत कुछ लेने का आप आशय अपने मन के अंतर्गत बना के रखोगे। अब आपको बता जी दें कि मध्य प्रदेश और जो अपना विंध्य है ना? तो अभी तो आपने पीछे देखे बता ही जी दिया। रोजगार सृजन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना बनाई गई, उसका भी यही हालत है कि जी उसको किस प्रकार चलाया गया, नहीं चलाया गया। गरीबी का जो पैमाना है वो भी अनुपातिक रूप से जी अनुमान लगाने के लिए है। अब आपने बताया कि सर्वेक्षण जनगणना की नहीं गई, और जनगणना का आधार क्या है? जाति या फिर अर्थ? क्या मानेंगे? जनगणना का आधार हमारा क्या होना चाहिए? तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका जो हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो अब हमको वर्तमान में चलना पड़ेगा। हमें हम्म सत्ता को जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का बनाना पड़ेगा। पुनः एक बार इस बात को हमको प्रियम्बल में जी याद करना पड़ेगा। तो जी जब हम जी इस लक्ष्य से देखेंगे तो ठीक है। कुर्सी के लिए कुर्सी के द्वारा कहाँ से संभव हो पाएगा? जी 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 त्रिपाठी जी, आपने जो बातें बताई हैं, जी 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 निश्चित ही वो महत्वपूर्ण है और उनमें ध्यान देना चाहिए। और जी इसमें जी से कई सवाल भी निकलते हैं कि यदि हमें जनता के द्वारा जनता के लिए फिर से लाने की जरूरत पड़ रही है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं नेतृत्व में वो
क्षमता नहीं रही या नेतृत्व ने उतना ध्यान नहीं दिया, जो भी नेतृत्व करता है। देखिए हमारे यहाँ कहावत है, बाढ़े पूत पिता के कर्मन। जी अब ये बहुत जी पुरानी कहावत है। अगर शीर्ष जो है, अगर कहीं ना कहीं आज जी तो 3D शीर्ष की जरूरत है, 2D और उसकी तो अब जी तो जी 5D टेक्नोलॉजी चल रही है। हमको ऑलराउंडर क्रिकेटर चाहिए अब, जो हर तरफ से सोच सके और भावनाओं जी से जुड़ा रहे जनता से। तो ये हम्म तो आपको करना ही पड़ेगा। शहरी आजीविका मिशन लगाया उन्होंने, काम किया गया है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा जी कि काम नहीं किया गया है। जी इन विगत 20 वर्षों में ऐसा था जो बहुत कुछ ऐसा हमको परिवर्तन मिला। लेकिन जैसे जैसे हम सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ रहे जी हैं, तो जितने नए परिवर्तन है, नई जी आवश्यकताओं को जन्म रहे हैं। तो पुराने हमको पहले गड्ढे पाटने पड़ेंगे, उसके बाद नए गड्ढों के लिए हमको एकीकृत बाल विकास योजना बनाना पड़ेगा, मध्याह्न भोजन अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, है ना, सतत कृषि विस्तार प्रौद्योगिकी जी योजना। इन सारी योजनाओं को हमको धरातल पे उसी रूप में लेके आना पड़ेगा जिस रूप में वहां बनाई गई थी नीति आयोग में। ये ऊपर तो बनती है, जी लेकिन नीचे आने के बाद उनका सब कुछ बिगड़ जाने लग जाता है। खाद्य सुरक्षा मिशन की बात आ गई, राष्ट्रीय जी खाद्य सुरक्षा मिशन की बात आ गई, तो ये सारी चीजें इसी रंग से बढ़ रही हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं हमारे पास। जी हमारे पास बीपीएल वंचित परिवारों की संख्या को हमको कम करना है, उसको किस प्रकार करें, कुपोषित बच्चों को खत्म करना है, उसको किस प्रकार करें, पशुधन को बढ़ाना है, उसको भी जी देखना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स में जी तो हमको पशुओं को भी देखना पड़ रहा है, जी वन को देखना पड़ रहा है। मैं मानता हूं, मैंने जो अनुभव किया है कि हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो कुछ क्षेत्र हैं जो केवल श्रमिक सप्लाई का काम करते हैं। यहां से सिर्फ श्रमिक भेज रहे हैं जी भारतीय स्तर पर। तो जी अब आप ये सोच सकते हैं, जब राज्य को श्रमिक की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो बात यही है जी, बिल्कुल त्रिपाठी जी, सवाल यही है जी 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 कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। हम केवल मजदूर देने वाले लोग क्यों बन रहे हैं, या हम श्रमिक देने वाले लोग क्यों बन रहे हैं, जबकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में संसाधन है। हमारे यहाँ जैसा अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि अपर कलेक्टर महोदय कह रहे थे कि जिन क्षेत्रों में उद्योग नहीं स्थापित हो पाते, वहां कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि गरीबी का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप देखें विंध्य क्षेत्र में, हम पूरे विंध्य की बात कर रहे हैं, तो ना कोयले में, ना खनिज में, ना चूना पत्थर में, ना फैक्ट्री में, किसी चीज में विंध्य पीछे नहीं है। जी 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 उसके बाद हम आगे किस में है, हम आगे किस में है जिसमें हमें आगे नहीं होना चाहिए। हम गरीबी में सबसे आगे हैं, हम बेरोजगारी में सबसे आगे हैं। हम बता रहे तो हैं ना। जो हमारी जी 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 हम तो कह रहे हैं कि हमारे आपके पास हम उन्हीं खनिज को निकालने के लिए एक अच्छे श्रमिक प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उस श्रमिक का वेतनमान और उस श्रमिक का कल्याण, ये तो निर्धारित करना पड़ेगा ना। जी। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, खान साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि एक सही योजना नहीं बन पाई या ध्यान नहीं दिया गया। तो जिनको योजना बनाने के लिए बैठाया गया है या जिन्हें ध्यान देने के लिए बैठाया गया, वो देखें। नहीं, मैं इस पे ये नहीं कहूंगा कि योजना उनको गलत देखना बनी। चाहिए। योजना अच्छी बनी जी अच्छे भाव से बनाई गई, उसका क्रियान्वयन जी धरातल पर उस ढंग से नहीं किया गया जिस ढंग से ऊपर उस योजना को बनाया गया। बिल्कुल। तो ये जो क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो ये क्रियान्वयन देखना किसका काम है? कौन देखेगा कि क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं? देखिए एक चीज बताएं, जी त्रिपाठी जी। ये बहुत अच्छा है कि अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर देंगे तो क्रियान्वयन अच्छा हो जाएगा, है ना। अब अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिए, आधार भी लगा दिए, पैन भी लगा दिए। अब पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 भी लगा दिए, जुर्माना भी रोक दिए कि साले नहीं करोगे तो करना ही पड़ेगा। सवाल ये है कि आपने जो पैसा दिया वह सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। मैंने बोला, आप पुनः बोल रहा हूं कि शिक्षा का सदुपयोग होना चाहिए, पैसे का सदुपयोग हो जाएगा जी। अब मुझमें बुरी आदत है, आप मुझे 5000 दो ना, 1 लाख रुपए दे दो, मेरे लिए तो वो पैसे नहीं है, मेरे लिए तो थकान दूर करने का साधन हो गया वो। जी आप समझ गए ना। जी त्रिपाठी जी, जी त्रिपाठी जी, हम खान साहब के पास चलेंगे। एक सजेशन देना चाहता हूं मैं। जी बोले। देखिए अभी जैसे मेरा सोचना ये है कि जो जी बिल्कुल आपके पास ही आ रहे थे, लाडली बहना योजना में जो पैसा दिया जा रहा है, अभी 1250 दे रहा है, वो 3000 तक पहुंचेगा, ठीक है ना। असली में क्या हो रहा है, जितना ज्यादा आप स्कूल फीडिंग करते जाएंगे, आदमी को खुद से कुछ करने की इच्छा जो है वो खत्म होते जाएगी। मेरा इसमें सुझाव ये है कि बेरोजगारी है,
जी लेडीज भी बेरोजगार है, जेंट्स भी बेरोजगार है। ये जो 1250 रुपया दे रहे हो, इनको क्या नाम से 2 घंटे काम करने के लिए डिप्यूट जी करिए आप। 2 घंटे, जब 3000 हो जाएगा तो 4 घंटे काम करिए। निश्चित आप देखिए अस्पतालों में कोई भी अटेंडेंट नहीं रहता है, तो जिसको 3000 दे रहे हैं और वो बेरोजगार है, तो सबसे बड़ा से उसको साइकोलॉजिकल ये होगा कि मेरे जी को काम मिल गया, मेरे को 3000 मिल रहा है, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। और अगर आपने सीधा 3000 दे दिया तो वो बिल्कुल खर्चा बिल्कुल कर देगा, कुछ होगा। अब ऐसे इसमें डबल फायदा, सरकार को ही फायदा है। एक तो क्या है, उनका हॉस्पिटल का अटेंडेंट जी का काम है वो अच्छा हो रहा है, सफाई में लगा दीजिए, सफाई का काम अच्छा हो रहा है, और किसी को फ्री में आप देते जाएंगे तो लेते जाएगा, आप देते जाएंगे। तो इसलिए इसमें ये है, अगर 1 लाख लोग को आपने लाडली बहना में पैसा दिया है, और 1 लाख लोग अगर फील्ड में आके काम करेंगे जो जिस लायक है, और हम 8 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा उतना ही दाम, 2 घंटे जी करिए, जब 3000 देंगे तो 4 घंटे कराइए, तो 8000 दे। जो अपने ये जो वो क्या नाम से आशा कार्यकर्ता हैं, आप देखिए इनको 2000 मिलता है, जी और ये लोग इतना अच्छा काम करती है, टीकाकरण का काम करती है, कोई डिलीवरी होती तो हॉस्पिटल जाती है, इनको एडमिट करती है, और ऑपरेशन होने के बाद उनको 400 बिल्कुल बिल्कुल और मिलता है। 2000 सही है। जी दिन रात काम करने के बाद दे रहे हैं आप, और वो उनके जी काम का रिजल्ट देखिए आप। टीकाकरण होगा, गांव-गांव में टीकाकरण सिर्फ आशा कार्यकर्ता, जितने बड़े काम है, कुछ भी गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है, अथॉरिटी जो आशा कार्यकर्ता से ज्यादा कोई काम नहीं कर। टीका करेंगे, दलिया बांटेंगे, जी जो लोग कर्म से कमजोर है उनके बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, ये सब काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी देखिए आप। अब ये इतना अच्छा काम 2-3 हजार में, जी और सही है मान लो सही ये है कमीशन मिला के 5-6 हजार में कर रही है, तो अगर बाकी लोग को आप 3-3 हजार क्यों दोगे फ्री में? और आपके पास जबकि बेरोजगारी का आपका सही जो जी दाम बिल्कुल मिला सकते बिल्कुल हैं। ये मेरे दिल में अचानक बात आई, मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि जी ऐसा हो सकता है, संभव है। 3000 मिलेगा 2 घंटे काम करने में, कोई भी मना नहीं, जी जी और उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, वो जी बेरोजगार नहीं जी है, त्रिपाठी जी और उसमें क्या उसको सीखने का मौका मिलेगा, और जब वो जी सीख जाएगा तो प्राइवेट नौकरी कर लेगा या सरकारी नौकरी मिल बिल्कुल जाएगी उसको, ऐसे लोगों से, तो उसका एक भविष्य कुछ दिखेगा सामने कि अगर मैं करूंगा, अच्छा करूंगा, तो मेरे को भविष्य में उसका फायदा मिलेगा। ऐसा होना चाहिए, कुछ ये इस टाइप का कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। मैं आपको बताता हूँ, स्वागत भवन में करीब PWD के 100 लोग बैठे रहते हैं, जो पुराने जमाने के अपॉइंटमेंट है जी जिनका, वो लोग बैठे रहते हैं, उनसे कोई काम नहीं कराया जी जाता है, वो बेचारे बुजुर्ग है। लेकिन अगर आप पैसा दे रहे हैं 8000 10,000 जो भी दे रहे हैं, जरूर दीजिए उनको, डिजर्व करते हैं, लेकिन उनसे काम नहीं। जी निश्चित ही यदि हम अपना धन खर्च कर रहे हैं, उसके बदले यदि कुछ कुछ देर का भी समय निकलेगा, श्रम होगा, तो उसका सार्थक परिणाम आएगा। जी त्रिपाठी जी बताएं, रखें अपनी बात। मैं ये कहना चाहता रहा हूँ, सहमत हूं मैं। देखिए, अगर शासन को अपनी सत्ता को स्टेबल करना ही है, तो एक बहुत बढ़िया इसमें जी है कि यदि आपको फ्री में ही बांटना है, तो आप संविधान के जो मूल अधिकार हैं, जो हर नागरिकों को मिलने चाहिए, है ना, बिल्कुल आप सही। उनको फ्री कर दो जी भाई। हमको चलना फ्री कर दो, हमारा रोड टैक्स खत्म कर दो, हमारी शिक्षा फ्री कर दो, हमारी चिकित्सा फ्री कर दो। अब इसका हाँ, ये आशय नहीं है कि जी आपने विंध्य में 10 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, और मेडिकल कॉलेज तो खुल गया, लेकिन जी फिर भी जो वहां का लोकल नागरिक है वो नागपुर जैसे क्षेत्रों में जा रहा है, तो आपकी राजस्व की हानि ना हुई जी वहां पे। जी हमारा ये कहना है कि जब आपने ढांचा खड़ा कर दिया, वहां स्टाफ नहीं है, वहां संयंत्र नहीं है, तो आप इस आधार पे उसमें भी मतलब आपने चिकित्सा को सशर्त आयुष्मान कार्ड के रूप में रखा। मैं कहता हूँ फ्री करो ना उसको पूरी तरह से। जी ये क्या बीच में मीडिएटर डाल दिए कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा करना है। आप आपके पास अगर इक्विपमेंट है आपके मेडिकल कॉलेजेस में, तो उसके ऑपरेटर नहीं है। जी ऑपरेटर नहीं है तो भाई उनको ऑपरेटरों की भर्ती करिए आप। भाई सीधी सी बात है, हमारा जी नागरिक जब स्वस्थ है, आज भारत दुनिया में क्यों जाना जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत वर्तमान में युवाओं का देश है। अन्य देशों की तुलना में जी हमारे जी यहाँ युवा ज्यादा हैं। तो आज भारत सबके नजर जी में क्यों है, केवल यही एक कारण है। तो आप जब चिकित्सा मुफ्त कर देंगे, तो आपका भी नाम होगा, आपकी भी वाहवाही होगी कि दादा बढ़िया आए और बढ़िया फ्री में कर दिए इलाज, अब हमका नागपुर नहीं जाएगा पड़ा, जी है ना।
तो ये सारी चीजों को आप जोड़िए। आप हर चीज का आप व्यवसायीकरण कर रहे हैं। कुछ चीजें आपको निःशुल्क बांटनी आप कर देखिए, फ्री का पैसा बिल्कुल ना बांटे। इतिहास साक्षी है, मिशनरी आए थे बहुत पहले, बोलने में हर्जा नहीं है हमें, और उन्होंने शिक्षा के नाम पर क्या किया, आपको कॉन्वेंट तो दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि आपकी अचल संपत्तियों में उनका आधिपत्य हो गया। तो कहां तक ये बात सही है? आप फ्री में इंटरनेट डेटा ले रहे हैं, हो रहे हैं। इसके बाद जो स्थिति आ रही है, आपके डेटा के साथ साथ आपकी सारी जानकारी जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, निःशुल्क कोई भी चीज है, आपसे कहीं ना कहीं कुछ समय बाद आपसे बहुत कुछ लेगी। और इस बात को दूरदर्शिता के साथ आम नागरिक को समझना चाहिए, वो विंध्य का हो, मध्य प्रदेश का हो या महाराष्ट्र का हो। वित्तीय शिक्षा प्रणाली को अपनाइए। अगर आप वित्तीय व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो शिक्षा में वित्तीय शिक्षा प्रणाली को अपनाइए आप। जी, कौशल को भी बढ़ाइए। नहीं, वित्तीय शिक्षा डालिए। कौशल शिक्षा तो हमको बता रहे हैं, हम तो श्रमिक हैं, हम तो सप्लायर हैं ना श्रमिकों के। लेकिन हमारे पास अगर पैसा रखने का, पैसे के निवेश करने का ज्ञान नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो हमको कोई कुछ भी पंजीरी पकड़ा देगा, हम खुश हो जाएंगे, भैया तो दिए हैं फ्री में, लेकिन भैया क्या लेने वाले हैं इसको पता नहीं है ना। तो वित्तीय शिक्षा जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, एमबीए हो गया, इनके लिए आपको इनको KG1 KG2 में आप चालू कर दो ना भाई। आप 10वीं तक जो चीज पढ़ा रहे हो किसी काम की नहीं आ रही है लोगों के। कौशल से संबंधित शिक्षाएं आप अभी धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी कर रही है सरकार। मैं इसका ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल वो, और परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है। मेरे कहने से आज कल आजे बनिया काले सेठ नहीं होगा, लेकिन हमको ये चीज दिखनी चाहिए ना। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, प्रोफेशनली बात करें, व्यावसायिक दृष्टिकोण से बात करें, हम कोई भी काम करें व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें उसको, और उसको हम हृदय से भी जोड़ें कि हमारी प्रगति के साथ उसका क्या परिणाम आने वाला है। अब आप जब त्रिपाठी जी, सॉरी त्रिपाठी साहब, सबसे दुखद बात यह है कि खान साहब हमारे पास अर्निंग होने के बाद, रेवेन्यू आने के बाद भी हम गरीबी जो है वो हमारी सबसे ज्यादा है। इससे दुखद और कोई समाचार नहीं होता। और अगर इसमें आप करेक्शन के आपको पूरे चांसेस है, इसमें आपको करेक्टिव स्टेप्स लेना ही पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद भी क्यों है, इसको आपको सर्वे करके, आपको पिन पॉइंट करके क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन है। जब आपके पास रेवेन्यू आ रही है और पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको ये सब करना, ये दुखद है। जी बिल्कुल। मैं 2 शब्द, त्रिपाठी जी आ रहे हैं आपके पास। जी। त्रिपाठी जी आ रहे हैं आपके पास। यहाँ हम लोगों की जो ये चर्चा है, इसमें कुछ बातें जो निकल के आई हैं उनमें उनको एक बार हम ध्यान दे लें कि एक तो स्वास्थ्य की बात आई, शिक्षा की बात आई कि शिक्षा का स्तर बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमारे यहाँ हैं वो बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि यदि गरीबी से हम जूझ रहे हैं और इन चीजों के लिए भी हम यदि पैसे खर्च करेंगे तो कैसे गरीबी दूर हो पाएगी। और रोजगार के साधन सृजित होने चाहिए। निश्चित ही जैसा अभी आपने कहा कि हमारे पास संसाधन है, उसके बाद भी हम गरीब हैं, तो इस सवाल का जवाब हम खोजेंगे। जी त्रिपाठी जी रखें बात। मैं लास्ट में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं 2 ही बात रखना चाहता हूं। देखिए, पक्षपात अगर हो रहा है तो पक्षपात बिल्कुल दूर होना चाहिए। मेरे को एक देश एक शिक्षा पद्धति चाहिए। अगर आप राज्य की शिक्षा को, केंद्र की शिक्षा को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को एक जैसा समीकरण ले आकर के किसी भी स्थिति में एक रूपता आपने दे दिया, हमारे यहाँ का प्रति व्यक्ति, प्रति बालक इस योग्य बन जाएगा कि अपने देश को सुचारू रूप से लगातार चला सके। ऐसा ना हो कि वो तो यार तुम MP बोर्ड वाले हो, यार तुम ओपन बोर्ड वाले हो, तुम यार सेंट्रल स्कूल के पढ़ैया हो, तुम सैनिक स्कूल के पढ़ैया हो। ये सब क्या वहाँ ABCD नहीं पढ़ाई जा रही है? क्या वहां पहाड़ा नहीं पढ़ाया जा रहा है? ये ग्रेडिंग का बिल्ला क्यों बांट के रखा गया है? आप उनको एक शिक्षा पद्धति के अंदर लेके आइए ना। आप जब उनको एक शिक्षा पद्धति में लेके आएंगे तब ना माना जाएगा कि गरीब का लड़का अमीर का लड़का एक साथ बैठ के पढ़ रहा है। तब वो अपनी गरीबी अमीर के लड़के के साथ बांटेगा, तब अमीर का लड़का गरीबी के साथ गरीब की मदद करेगा, तब ना सुदामा और कृष्ण का मेल होगा। जी बिल्कुल। जब सुदामा और कृष्ण को अलग कर दोगे तो कहां से उस भागवत की कथा का निर्माण होगा? कैसे वो सुदामा 3 लोक का मालिक बनेगा? तो ये पहले तो आप ये पक्षपात खत्म करें। दूसरी बात मैं बोलूंगा इसमें, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जो अपना जो
मैं बात में आ रहा था, मैं उसको थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है। जी कहने का जी आशा ये है कि जब हम शिक्षा की बात ही कर रहे हैं, रोजगार की बात ही कर रहे हैं, तो हमको ऐसा एक मॉडल तैयार करना चाहिए कि जब हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें या हमको बेसिक रूप से ऐसा हमको वो मिले कि अगर हम स्व व्यवसाय या आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ पाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जेब का पैसा हमारे पास रहे और बाहर से भी पैसा जी हमारे पास आए, तब तो हम गरीबी से जी अमीरी की तरफ जाएंगे। यहाँ होता क्या है जी कि बाहर का जो आता है वो अपने जेब में हमारा पैसा लेके चला जा रहा है। भाई आपके पास 5 रुपए आपके पैकेट में जी है, अब उसमें आप 5 रुपए और करेंगे तब ना 10 रुपए होंगे, वो 5 रुपए आपके बाहर से आएंगे, लेकिन आपके 5 रुपए सुरक्षित जी रहे इस बात का भी विशेष ध्यान होना चाहिए ना। आपके 5 रुपए सुरक्षित नहीं है और आप 1000 का सपना देख रहे हैं। जो टैक्सेशन की जो प्रणाली है उस पर भी टैक्सेशन एक इतना बड़ा विषय है, आपको बता रहा हूं कि इसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हमें हमें हर नागरिक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो टैक्स हम दे रहे हैं जी वह वास्तव में कहाँ निवेशित किया जा रहा है या कहाँ उपयोग किया जा रहा है। जी हमने अगर 3 रुपए की कोई चप्पल खरीदी, अगर उसमें 8 आने का हमने जीएसटी भर दिया, तो हमें इस बात की जानकारी हो, इस बात का अधिकार मिले कि हम उस 8 आने को कहाँ लगाने वाले हैं या हमारी सरकार कहाँ लगाने वाली है। जी तब आप सवाल करने योग्य होगे, तब आप जवाब देने योग्य होगे और उन सब चीजों को अवेयर कर पाओगे। तो मैं कह रहा हूं वित्तीय शिक्षा इसी कारण कह रहा हूं। तीसरी बात, हमारे जो मंदिर मस्जिद और ये जो मठ हैं, है ना, जहां पे सांस्कारिक शिक्षा को दी जाती है, उसमें कई पद्धतियों को जोड़ने की आवश्यकता है। आप ये जी मान लीजिए अगर हम और आप चिल्लाएंगे, समझ रहे हैं ना, तो उतने लोग हमारी बात को नहीं जी सुनेंगे। लेकिन अगर मंदिर का पुजारी, मस्जिद के काजी अगर इन सब चीजों को बोलेंगे तो वो ज्यादा लोग सुनेंगे और शांति भाव से सुनेंगे, जी उसको अमल तो करेंगे। अ, जी जी त्रिपाठी जी, आपका कहना है कि हमें जो हमारे संस्कार हैं जी जी उनमें भी काम करना होगा और हमें एक समग्र प्रयास करना होगा, आपको तो यकीन कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आ सकता मैं है। आप बता रहा हूं, मैं आपको यकीन नहीं होगा, फौज एक जी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव आदमियों का एक समूह है, लेकिन उसमें भी जी जेसीओ पंडित पुजारियों की अलग से एक पोस्ट निकाली जाती है। वो क्यों की जी जाती है? वो केवल इसलिए की जाती है कि आदमी कहीं नतमस्तक होता है तो धर्म के सामने ही होता है। जब उसको अग्रेसिवनेस आए तो वो जी अपने उस व्यक्ति से मिले और अपनी व्यथा को बताए और उसको समझे। हमारे जीन्स में है वो चीज ना, जी हम कल्चरल से जुड़े जी हुए हैं। तो हमारे जो ये पंडित मौलवी जी पुरानी काजी पादरी जो भी हैं, जब इन चीजों से अपने आप को जागरूक रखेंगे तभी वो अपने आप को अपडेट कर पाएंगे और अपनी जनता को अपडेट कर पाएंगे। जी जी आप समझ रहे हैं? जी त्रिपाठी जी, जी बिल्कुल आपकी बात समझ रहे हैं और हमारा चूंकि आज का विषय है जी जी बेरोजगारी, माफ कीजिएगा, गरीबी से जूझता विंध्य। जी जी तो ये जो गरीबी है, हम अगर यहाँ एक बार ध्यान केंद्रित करें कि हमारे यहाँ से, जैसा आपने कहा कि हमारा रुपया जा रहा है, यदि हम इसे संसाधनों में देखें तो हम केवल संसाधन देने वाले बन के रह गए हैं। हमारे यहाँ के संसाधन बाहर जा रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो प्रदेश को सबसे ज्यादा बिजली, सबसे ज्यादा कोयला विंध्य देता है। उसके बदले में विंध्य में बेरोजगारी और गरीबी का स्तर ज्यादा है। मतलब हमें अवसर नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ वो योजना बनाई ही नहीं जा रही है। जैसा भी शुरुआत में भी बात में आया था कि एक किसी संस्था को उदाहरण दिया था एक खान जी ने कि एक संस्था एक निश्चित समय में शिक्षा का स्तर सुधार दी। तो जो सरकारी तंत्र है हमारा और शिक्षा व्यवस्था है, वो हमारे क्षेत्र की शिक्षा नहीं सुधार पा रही है और हमारे यहाँ रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न करा पा रही हैं। हमें जो मिलना चाहिए बदले में, जो हम संसाधन दे रहे हैं उसके बदले में जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर ये बात उठती है कि जिन लोगों को नियुक्त किया गया है इन सुविधाओं को देने के लिए, कहीं न कहीं वो अपने कार्य में कोताही कर रहे हैं, या फिर जिन्हें उनकी देखरेख के लिए रखा गया वो भी कोताही कर रहे हैं। वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी दल के हो सकते हैं और किसी भी जिले के हो सकते हैं। तो जो जिम्मेदारियां मिली हैं, जैसे घर का मुखिया, यदि घर का मुखिया अपने घर को ठीक से नहीं चलाएगा तो वो घर कैसे चल पाएगा।
तो इसी तरह से हमारा हमारा प्रश्न जो है, देश की बात ठीक है, देश में जो चीजें चल रही हैं, हमारा मामला ये है कि मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश है हमारा, उसमें यदि हम विंध्य क्षेत्र को देखें तो जहां हमें आगे नहीं होना चाहिए, गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में, उनमें हम आगे हैं, और जहां हमें आगे होना चाहिए वहां हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। आप इस स्तर देखिए कि विंध्य जो हमारा है, यहाँ की जो गरीबी 40% से ऊपर जा रही है, जबकि हमारे पास प्रकृति ने कोई कमी नहीं देने की, प्रकृति की तरफ से हमें बराबर संसाधन दिए गए, प्रकृति ने सबसे ज्यादा हमें प्यार दिया, सबसे ज्यादा हमें उपहार दिया। उसके बाद विंध्य जो है वो ऐसी समस्याओं से, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए अभी भी जूझ रहा है। तो जरूरत है कि आवाज उठाई जाए, और एक बात और है कि यदि हमारे पास कोई समस्या है तो हमें कहना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा, जो हमारे नेतृत्व करता हो। मैं आ रहा हूं, मैं इसी बात त्रिपाठी जी आ रहे हैं आपके पास। हमारे जैसे घर में हमें कोई समस्या है तो हम अपने घर के मुखिया से कहते हैं कि हमें ऐसी समस्या है, इसका समाधान किया जाए। तो हमारी जो जनता है उसे निश्चित ही, जैसा आपने कहा कि जो क्षणिक प्रलोभन है उनको ध्यान न देकर, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, जो हमारे क्षेत्र का भविष्य है, उसमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमें रोजगार के कितने अवसर मिल रहे हैं, या हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे बनाई जा रही है, या हमारी कृषि को कितना मजबूत किया जा रहा है। जब हम हमारे पास ये भविष्य के जो साधन मजबूत होते जाएंगे हमारे, तो हो सकता है ऐसी स्थिति ही ना आए कि हमें निश्चित समय के लिए कुछ धनराशि या भोजन दे के मदद करनी पड़े। त्रिपाठी जी, हम आपके पास आएंगे, पहले हम AK खान जी का वक्तव्य ले लेते हैं जी। बिल्कुल सर, अब जो मूल बात है सर वो यही है कि बेरोजगारी है, और उसको क्या नाम से बेरोजगारी को कन्वर्ट करने के पास आपके पास साधन भी है। आप पैसा तो दे ही रहे हैं, लेकिन पैसा दे और ताकि उसको कम से कम रोजगार भी दे। आप कुछ लोगों को आप बिजनेस के लिए आप लोन दे रहे हैं, अच्छी बात है। अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, बहुत से नए नए लोग आ रहे हैं, बदलाव की स्थिति जरूर है, लेकिन अगर ये मतलब प्लान करके हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, मॉनिटरिंग की जाए, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट आज से 10-15 साल पहले इतना नहीं था। अगर आजकल कोई लड़का मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, तो उसको पूरा एजुकेशन लोन मिलता है, 10 लाख तक बिना गारंटी के मिलता है। ये सब हो रहे हैं। विकलांगों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 7 करोड़ रुपए के पूरे रीवा जिले में हमने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने 30 कैंप लगाए, 10 छांटने के लिए लगाए, 10 बांटने के लिए लगाए, और 10 फिर जो बच गए थे वो करने के लगे। विकलांग के क्षेत्र में आप देखिए, दिल्ली से हमको मिला सामान, और हमने उसको जहां जहां हम लोग खुद गए, हमारा स्टाफ गया, हम लोग खुद गए। 7 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट, मालूम नहीं क्या वजह है कि विकलांगों की संख्या भी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। और विकलांग आप देखिए, हम लोगों ने उनको दिया गाड़ी, और उसमें वो नमकीन बिस्किट ये सब लेके विकलांग होते हुए भी वो बांट रहे हैं। उनको विकलांगता का सर्टिफिकेट हर महीने में 4 दफा बनाते हैं, और उनको 600 रुपया मिलता है। तो एक संस्था अगर ऐसा काम कर रही है और वो सक्सेसफुल है, तो बाकी संस्था काम कर रहे क्यों नहीं सक्सेसफुल? गवर्नमेंट क्यों नहीं सक्सेसफुल होगी? अगर ये प्लान सक्सेसफुल है तो बाकी प्लान भी सक्सेसफुल होना चाहिए। निश्चित ही, और कहीं ना कहीं जो योजना क्रियान्वयन है उसमें कमी रह जाती है, और जिनको इस जिम्मेदारी दी जाती है वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। हम इस पे चर्चा करेंगे। जी त्रिपाठी जी, आपकी बात रह गई थी। आपने बोला कि हम लोग इस बात पे आवाज क्यों नहीं उठाते, है ना जी। आप इस सवाल पे थोड़ा देखिए। हमारे यहाँ एक होता है आदत, है ना, बड़ों के सामने नहीं बैठना। पुराना समय था कि पिताजी आए हैं, उनके खाट के सामने नहीं बैठा, ठीक है ना। लड़का हल्के से हंस भी दिया, पुराने समय की आदत है, अब तो खैर बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गई। हंस दिया पिता के सामने, चुप रहो नालायक, हंस क्यों दिए तुम, है ना। तो एक ये अब आपको बताएं, एक लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी होता है, लाल फीताशाही, रेड टेपिंग। जी समझ रहे हैं ना। इसमें ये कहा जाता है, नौकरी शब्द जो जुड़ा हुआ है, वो नौकरी शब्द जो है वो नौकर से जुड़ा बना हुआ है ना। तो इस पे यस मैन की जरूरत होती है, और मैक्सिमम लोग थोड़ा दिमाग से जजमेंटल भी होते हैं। अधिकतर लोग चाहते हैं कि जो हम कहें वो हो जाए। तो होता क्या है कि या तो हमारे अंदर महत्वाकांक्षा नहीं कि हम ये सवाल उठाएं, अपने नेताओं से बोलें, या इस बात को बोलते हैं तो इस बात का भय रहता है
कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। आप जी समझ गए ना? तो हम जिस ढर्रे पे, जी हमको जी ज्यादा बिल्कुल परिवर्तन नहीं चाहिए, हमको लाइन मिल गई है ना। जी आपके लिए अगर हम आपको बोलेंगे कि भैंस में चढ़ के तालाब पार करके आओ, तो आपसे वो नहीं बनेगा। जी लेकिन जिसकी भैंस थी, जिसने जी वो काम शुरुआत से किया, वो उसको सरल है। लेकिन भैंस में चढ़ करके जी उस काम को आगे करने वाला आदमी, उस काम को आगे करने वाला जी आदमी, मैं समझ चाहता हूँ, बीच थोड़ा सा हस्तक्षेप हो गया था। तो जो जी भैंस को जी पाल जी करके उसको उसमें डेली कर रहा है, उससे हम कहें कि नहीं भाई हवाई जहाज उड़ाओ, उसके लिए वो अजीब चीज हो जाएगी। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना जी कहना है सिंह साहब, ये ऐसा है कि ये क्रमिक जी विकास है ना। और धीरे धीरे जी ही समझ में जी आता है कि कैसे हम इसको आगे बढ़ें। दूसरी बात, हमें जी योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करना है, कैसे लोग उस योजनाओं के प्रति सीधे आकर्षित हो, उसके लिए दोनों बात है। फसल तभी उगेगी जब उर्वरा भूमि होगी, और यदि उर्वरा भूमि जी नहीं है तो फसल में आप कितनी भी अच्छी बीज डाल दीजिए, नहीं होगी। तो कहने का मतलब तालियां दोनों हाथ से मिलती हैं, बजती हैं। आप जी जी देखेंगे कि आज अगर आपको जन सैलाब उमड़ाना है, तो आपको ऑफिशियल जी स्तर पर जोर देना पड़ता है। पंचायत जी स्तर के अधिकारी जा जाके इसका प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन एक समय था जब हम, जी ज्यादा तो नहीं कहेंगे, हाल ही का दौर था, अटल जी लोगों का जब रेडियो में आया करता, अब तो खैर मोबाइल जगह 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 हो गया। अटल जी, आदरणीय अटल जी जब जी रेडियो में संभाषण करते थे, तो मैं देखता था कि जी गांव के बच्चे बच्चे किसान उस रेडियो को जी लेकर के बैठ जाया करते थे। और जब कभी पुराने जी शीर्ष नेतृत्व के लोग कहीं चले जाते थे, तो मौखिक केवल एडवर्टीजमेंट होता था कि फलाने जगह पर जी वो है, क्या है, वो फलाने नेता आने वाले हैं। तो आप सोच लीजिए, 2 टाइम का खाना, अब तो जी खाना होना, पूड़ी-वूड़ी सब बाँटते हैं। पहले घर से पूड़ी बना करके भीड़ बना लेते थे वहाँ सुनने के लिए, तो मेरा नेता है। जी पहले का नेता हर जी व्यक्ति के हृदय से जुड़ा करता था, और अब व्यक्ति के दिमाग से जी जुड़ चुका है नेता। तो जी नेतृत्व में खैर परिवर्तन तो बहुत कुछ है। अभी हम कहेंगे कि बागेश्वर धाम जी में भीड़ लगनी है, तो क्या बागेश्वर धाम किसी को बोलते हैं कि मेरे जी पास आइए? हम्म स्वयं वहां अब गाड़ियां रुकने लग गई, स्टेशन बन गया, वहां पूरी व्यवस्था हो गई। ये नेतृत्व कौशल क्यों जी नहीं हमारे नेताओं के पास आ पा रहा है? जी तो त्रिपाठी जी, जी जी। यहाँ पे बात ये भी निकल के आती है कि जैसा आपने उदाहरण दिया, कुछ जनप्रतिनिधियों का उदाहरण दिया, काफी लोकप्रिय रहे और हम्म। निश्चित ही उनकी लोकप्रियता हम्म। अत्यधिक थी, इसी कारण उनको भारत रत्न भी मिला। जी जी जी। तो यदि यदि हम देखें वर्तमान परिदृश्य में, तो जो हम्म। जो भी व्यक्ति, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी हम्म। पार्टी विशेष को लेके कहना नहीं है, हम्म। किसी भी पार्टी के हों, जी जी। यदि जनता की समझ या जनता से उनका जुड़ाव नहीं है, तो जनता को भी देखना चाहिए कि आखिर हमारा हित ज्यादा कौन कर सकता है, और वो हित व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत हित को लेके ना चलें, किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं है। जो क्षेत्र का विकास जुड़ा है, हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा है, उन जी जी बातों को जी। देखना जरूरी है। जी और जी। यदि हम अभी गरीबी से बेहाल बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं, तो हम कुछ ये जो आगे की चर्चा रखेंगे अपनी, कि क्या निदान हो सकते हैं। जी आप जी। शहडोल क्षेत्र देख रहे हैं, क्योंकि शहडोल से 2 जिले अलग हुए, जी जी। और शहडोल भी संपदा देने में, प्राकृतिक संपदा देने में, खनिज संपदा देने में जी जी। काफी संपन्न रहा है, और जी जी। साथ ही पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं वहां। जी वहां जी। के लघु और कुटीर उद्योग भी अच्छे हो सकते हैं वहां। तो आपको क्या लगता है कि आप उस क्षेत्र के हिसाब से, कि जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए क्या और साधन अपनाए जा सकते हैं, या कौन सा तरीके अपनाए जाने चाहिए कि इस गरीबी को कम किया जा सके? जी त्रिपाठी जी। देखिए मैंने अभी चर्चा चर्चा में 2-3 बातें आपसे बोली भी होंगी। वो जी जी कहीं न कहीं से उसका उपाय भी था वो। मैंने कहा कि वित्तीय जी शिक्षा को आप बढ़ावा दे दीजिए। यदि आपके पास शासकीय नौकरियों की व्यवस्था नहीं है, या उतना राजस्व आपके जी पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो जी बाजार जी में पैसा लाने का एक ही मात्र है, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दीजिए आप। तो जब आप उपभोक्ता बन जाएँगे, जी और तो कोई, जब कोई आप उपभोक्ता बने, तो कोई तो व्यापारी बनेगा ही बनेगा। तो अपने व्यापार जी को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बाहरी कंपनियों को आप, देखिए हम देखते हैं कि आईबीएम आई तो कर्नाटक और बेंगलुरु में लग रहा है, या गुजरात में लग रहा है। हमारा जी कहना है कि बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश क्यों नहीं कर पा रही हैं, जबकि हमारे यहाँ संसाधन हम्म है। उनका कोई ब्रांच ऑफिस यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है। फिर जी उस
अब बात भी सही है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ उस तरह की शिक्षा जब मिलेगी नहीं, तो उस योग्यता को छात्र कैसे प्राप्त करेगा? कोई भी कंपनी तो या त्रिपाठी व्यापारी। जी यहाँ देखना होगा ना कि क्यों नहीं मिल रही वो शिक्षा। आखिर हमारे यहाँ जो शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, नेट क्वालिफाइड हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की बात करें या स्कूल शिक्षा की बात करें, तो यदि बच्चा हमारे यहाँ शुल्क वही दे रहा है, शिक्षण शुल्क वही दे रहा है या योग्यता उसी तरह की रख रहा है, हमारे यहाँ का ही बच्चा, आप देखेंगे आपके शहडोल क्षेत्र के आसपास के जिलों का या रीवा या पूरे विंध्य की बात करें, यहीं का बच्चा जब बाहर निकल जाता है पढ़ने के लिए तो वही बच्चा योग्यता अपनी लेके आता है और वो रोजगार के साधन भी उत्पन्न कर लेता है, या तो स्वरोजगार में निपुण हो जाता है या तो अच्छे संस्थान में चला जाता है। लेकिन हमारे विंध्य क्षेत्र में वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसी शिक्षा क्यों नहीं हो पा रही है। हालांकि हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो हम शिक्षा में अभी नहीं जाएंगे, हम शिक्षा में एक दिन और कार्यक्रम रखेंगे, तो उसमें हम विस्तार से बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था पे। अभी जैसा कि बात हो रही थी कि जो आपको क्या लगता है कि शहडोल के आसपास के क्षेत्र में के हिसाब से यदि बात करें तो क्या अवसर हैं वहां किए जाने के, कि क्या किया जा सकता है अभी वहां पे, तो लोगों को रोजगार के अवसर मिले और इसमें कुछ मैं मूल रूप से 3-4 बातें बता दे रहा हूँ। आत्मनिर्भरता बढ़े, स्वयं के उद्योग धंधे लगे, कुटीर उद्योगों में बढ़ावा हो, बड़े उद्योग भी आए तो जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, ऐसे समतुल्यता के साथ, समानता के साथ वो यहाँ पे लगे, और कम प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रोजगार उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था बने। शिक्षा बहुत जरूरी है, वह ऐसी बने ताकि हमारे क्षेत्र का लड़का कम से कम मतलब सस्ती शिक्षा में और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसी व्यवस्था बने। यही कुछ इनके उपाय हैं, इससे ज्यादा कोई नए उपाय आप नहीं कर सकते। हमारा पैसा हमारी जेब में रहे, बाहर का पैसा हमारे पास आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने लघु उद्योग में आपको बताया, मधुमक्खी पालन हो गया, कोदो कुटकी हो गया, महुआ की बिस्कुट बनने लग गई, सोयाबीन का दूध बनने लग जाए, मत्स्य पालन में ये हो जाए, और लोगों को जागरूकता प्राप्त हो कि हम क्या खाएं तो हम पौष्टिक शुद्ध रहें। हमारे यहाँ की तो स्थिति ऐसी है साहब कि अब क्या बताएं, पैसे के अंधाधुंध में लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। लोग बीपी, शुगर, किडनी फेलर से मर रहे हैं। इनके पास आराम नाम का चीज नहीं है। पैसा जो कमा रहे उससे ज्यादा तो अपना जो मुख्य लाभ है, जो मुख्य धन हमको ईश्वर, हमारा शरीर बर्बाद हो रहा है साहब। तो इस पर जब तक हमारा शिक्षा अच्छी नहीं होगी, हमको रोहू खाना है, कतला खाना है, हमको धनिया खाना है, हमको प्याज खाना है, हमको क्या खाना, उससे हमको प्रोटीन मिलेगी, विटामिन मिलेगी, हमको क्या चीज हमको सप्लीमेंट के रूप में लेना है, तो ये सारी चीजों का भी शिक्षा के माध्यम से ही जागरूकता फैलेगी ना। अब वो जागरूकता नहीं है। हमारा मुख्य लाभ हमारा शरीर ही रहेगा तो हम रोजगार और गरीबों को क्या करेंगे। तो हमारी शिक्षा को पहली चीज, और दूसरी बात, हमको सर्वांगीण विकास चाहिए। हमारा जो संस्कारित आचरण है वो सुधरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कारों में भी काम होना चाहिए भाई, वो बहुत जरूरी है भाई। हमारा मूल रूप से हमारे माँ पिता जो हमारे सर्वस्वर परमेश्वर हैं, हम उनके बाद से आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो हम बार बार बोल रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व अच्छा रहेगा, प्रजा अच्छी रहेगी, सीधी सी बात है। हमारा अधिकारी अच्छा रहेगा तो आपके जो सहकर्मी है वो भी अच्छे रहेंगे। तो हमारा सीधा मानना है, गरीबी पहला मुद्दा है 2015 का, 2030 का, 2020 का, और अंतरराष्ट्रीय स्तर में रोटी, कपड़ा, मकान, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आज तो सामूहिक विकास, सामूहिक गरीबी दूरी, और समूह से समूह का, समूह से समूह के द्वारा विकास होना निश्चित हो रहा है। जब हम आज चांद में धरती ले रहे हैं और हम वही आजादी के पहले के रोना रो रहे हैं, तो आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि आजादी के समय $3, आजादी के 2-3 साल पहले की बात है, कि $3 बराबर $1 होता था, और आज $1 बराबर 85 रुपया हो गया है। तो हम जितनी मेहनत, जितनी योजना कर रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। समेकित रूप से भारत और गरीब हो रहा है। तो भैया, गरीबी बढ़ती ही जा रही है। हाँ, वो तो कालग्रास बन रही है। हम तो बता रहे हैं कि हमको तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है, जो हमारा अनुभव है, और इसमें हमको किसी को ठेस पहुंचाने की भावना नहीं है। हमको तो ऐसा लग रहा है दुनिया को 2 हिस्से में बांट दिया गया है, एक उद्योग की दुनिया, दूसरा गरीब और श्रमिकों की दुनिया। इसके अलावा कहीं कोई तीसरी दुनिया नहीं। जी त्रिपाठी जी, निश्चित ही यहाँ कार्य होने की जरूरत है कि इस तरह का अंतर नहीं होना चाहिए कि गरीब और अमीर के बीच खाई हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम खान साहब के पास चलेंगे। जी,
आपको क्या लगता है, क्या निदान हो सकते हैं आपके नजरिए से, क्या निदान हो सकते हैं इस गरीबी से जो जूझ रहा है विंध्य, उसमें आपके हिसाब से क्या निदान हो सकते हैं? हालांकि अपनी बात में आपने काफी बातें जोड़ी हैं। एक यदि हम पूरे कार्यक्रम में समग्र रूप में बात करें तो क्या निदान हो सकते हैं? देखिए सर, क्या है, एक मध्य प्रदेश में एक कल्चर है, यहाँ पर वर्किंग कल्चर जो है उसमें लोग भी जिम्मेदार हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। वर्किंग कल्चर यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ लोग जो पढ़ लिख भी जाते हैं, वो उसको क्या नाम से नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो लोग बहुत पढ़ लिख लिया, नौकरी नहीं मिली मतलब वो कुछ काम नहीं करेंगे। बेकार एमए किया, बीए किया, लेकिन हम छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। और हमारा क्या कहना है कि आप नौकरी के लिए मत पढ़िए, क्योंकि आजकल वो जमाना आने वाला है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बिना पढ़े लिखे आदमी से कोई बात भी नहीं करेगा। आप अपने घर में काम करने पहले भाई से या लेडीज या जेंट से सलाह लेते हैं क्या? क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते कि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो आप देखिए, पढ़ लिख के सब लोग नौकरी नहीं मिल सकती। अब आपको अल्टीमेटली क्या है, आपका अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और बिना पढ़ा आदमी बिजनेस करे और पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस करे, इसमें बहुत फर्क है। तो हम लोग, और दूसरी चीज हम लोग में एक और भावना विंध्यवासियों में हो गई है, हम जो नौकरी है रीवा में ही करना चाहते हैं, रीवा में भी करना चाहते हैं। और अपने मोहल्ले में भी, अगर हम टीचर है, अगर स्कूल में अगर हमारे मोहल्ले में है तो हम चाहेंगे कि हमारा अपॉइंटमेंट वही हो। और हम कारण ये देते हैं कि हमारे घर में हमारे पिताजी और बूढ़ी माता जी है, उनकी देखरेख करने वाला नहीं है, इसलिए हमारा ट्रांसफर जो है वो निपनिया से सिरमौर चौराहा में कर दिया। ऐसा होता है क्या? तो ये भावना भी हटना चाहिए। नौकरी करना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो और दूसरी बात है, नौकरी के लिए पढ़ाई मत करिए। जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप काबिल हो जाएंगे, जिस क्षेत्र में आपका वो है, पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस करे, पढ़ा लिखा आदमी कोई कारोबार करे। और आप देखिए उसका, अभी ऐसा नहीं, पिछले 10-15 सालों में बहुत से यंग एंटरप्राइजर इतने आए हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने इतनी बड़े बड़े होटल्स खोले हैं, मॉल्स खोले हैं, ये किए हैं। बदलाव बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कहीं हो न हो, रीवा में बहुत जबरदस्त बदलाव है। मैं सन 72 में रीवा आया था, उस समय आबादी मुश्किल से 50, 60, 70 हजार थी। एक प्रॉब्लम ये हुई है कि ये सब प्रॉब्लम की एक जड़ ये है कि जनसंख्या बढ़ना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जनसंख्या बढ़ते जा रही है, उस पर कंट्रोल नहीं है। आपने पिछले 5 साल 10 साल में परिवार नियोजन पर कोई भी बात नहीं सुनी होगी। न परिवार नियोजन का जो खुद जाके ऑपरेशन करवा ले। एक टाइम में ये था कि 24 घंटा परिवार नियोजन की बात होती। अब वो टॉपिक ऐसे छूट गया है जैसे बिल्कुल अब काम खत्म हो गया। तो आपको आबादी जो है, बेसिक क्या है, अब कितना भी डेवलपमेंट करिए, अगर आप आबादी में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या, ना पानी दे सकेंगे, ना एजुकेशन दे सकेंगे, ना आप नौकरी दे सकेंगे, ना कोई फैसिलिटीज दे सकेंगे। कहीं ना कहीं आपको जो जनसंख्या है उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी को कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। और कितने लोगों को आप देखिए, हम जब पढ़ते थे तो 40 करोड़ भारतीय जनता थी उस जमाने में। 65-66 में जब हम बीएससी किए तो 40 करोड़ थे, आज 140 करोड़ है। उस हिसाब से 3 टाइम्स बढ़ गए हैं। जॉब कहाँ बढ़े हैं? आप गवर्नमेंट जॉब का ये हाल है कि जो रिटायर होते हैं उनके बंदे भी वो नहीं हो रहे, आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स वाले के तरफ से वो एम्प्लॉय अपने रख रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो अपना पल्ला झाड़ रही है नौकरी की तरफ, और अभी नौकरी करके सब आउटसोर्स करते। आप कर लीजिए, आप इंतजाम कर अपना। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये काम आउटसोर्स वाला नहीं करेगा। आउटसोर्स वाले को अपना प्रॉफिट पहले दिखता है, बाद में आपका ऑब्जेक्टिव दिखता है। अगर आप आउटसोर्स कर दीजिए, आप आउटसोर्स करें, प्राइवेट स्कूल की फीस देखिए, नर्सरी में 50,000 मिनिमम है और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपया है नर्सरी की फीस। और वही दिल्ली में जो स्कूल खुले हैं वो उसी तर्ज पे अच्छे स्कूल खोलेंगे। क्यों 50,000 हम देंगे, क्यों लाख देंगे? यहाँ पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको पे आपने बेरोजगारी पे, और आपको जॉब डेवलप करना पड़ेगा और लोगों को बिजनेस के लिए एनकरेज करना पड़ेगा।
यही सब साधन है। इसके अलावा और कोई बहुत विकल्प नहीं हो, कोई जादू से गरीबी दूर नहीं होती। बिल्कुल किसी जादू से गरीबी दूर नहीं होगी। एक खान जी, आपने जो बातें अभी बताई हैं वो हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है, और हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं उन्हें अपनी जो स्थिति है उसमें विचार करना होगा, सोचना होगा, जो उनके प्रयास हैं उन्हें और बढ़ाना होगा, और जिन्हें जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें भी ध्यान देना होगा। जो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है वो सही ढंग से हो, और इसके लिए हमारी एक जनता के रूप में जवाबदारी भी बनती है कि हम खुद भी जिम्मेदारी लें कि जो हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जब हमारे यहाँ आए तो हम उनसे सवाल करें कि आपने हमसे जो वादे किए थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं। और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, हमें एकत्रित होना होगा, संगठित होकर सोचना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। और हम मिले जुले प्रयास से अपने आपको, अपने घर को, परिवार को, पूरे विंध्य क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं और इस गरीबी से मुक्त भी कर सकते हैं। यदि हम मिल के प्रयास करेंगे तो निश्चित होगा। जिन्हें जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें उनसे प्रश्न पूछना होगा, और यदि कोई सही जवाब नहीं दे पाता है तो आपको अपना विकल्प तैयार रखना होगा, क्योंकि आपके पास वक्त होता है, आपके पास भी चुनाव का मौका होता है। बाद में हम भले कहें कि हमारी कोई सुनता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में जनता के पास है, और जनता ही अपने लिए चुनाव करती है। तो हमें किसी क्षणिक बातों में नहीं आना है, हमें अपने क्षेत्र का, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, उन बातों को लेके चलना है, और इस गरीबी से जो विंध्य जूझ रहा है इसका निदान करना है। हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनके त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें कार्यक्रम पसंद आया होगा निश्चित ही, तो वो कार्यक्रम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, विंध्य के लिए महत्वपूर्ण है, वो हमें मैसेज में भेज सकते हैं। हम उन मुद्दों को अपने इस चर्चा में निश्चित ही शामिल करेंगे। अपना पंचंग के शो में आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए।